दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस भारतीय संविधान की क्लास में, जिसमें हम घटना चक्र पूर्वावलोकन की पुस्तक के द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं। तो देखते हैं, आज हम उपराष्ट्रपति से संबंधित और मंत्रिमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे विद सॉल्यूशन। जहां पर सॉल्यूशन की आवश्यकता होगी वहां पर सॉल्यूशन देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करने से पहले आप सभी लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी कि अभी तक जिसने भी पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो वह चैनल पर जाकर इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहां पर इन सभी क्लासों को एक साथ में देख सकते हैं। और साथ में जो हमारी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जंतु विज्ञान या जीव विज्ञान की जो क्लासेस चल रही, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री की कंप्लीट हो गई, उनकी प्लेलिस्ट वहाँ चैनल पर मिल जाएगी। और जीव विज्ञान की कल से क्लास स्टार्ट हो गई है, वहाँ आप जीव विज्ञान की भी क्लासेस को ले सकते हैं। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित सभी प्रश्नों पर। तो देखते हैं उपराष्ट्रपति अभी तक कितने उपराष्ट्रपति और किस समय कौन उपराष्ट्रपति बना, तो इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति एवं उनका कार्यकाल। नंबर 1 पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से 1962 तक रहे। नंबर 2 डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से 1967। नंबर 3 वी गिरी 1967 से 1969। नंबर 4 गोपाल स्वरूप पाठक 1969 से 1974। नंबर 5 बी.डी. जत्ती 1974 से 1979। नंबर 6 एम हिदायतुल्लाह न्यायमूर्ति जो थे 1979 से 1984। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। नंबर 7 आर वेंकटरमन 1984 से 1987। नंबर 8 शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992। नंबर 9 के आर नारायणन 1992 से 1997। नंबर 10 डॉक्टर के कृष्णकांत 1997 से 2002। नंबर 11 भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007। नंबर 12 मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 से 2017। यहाँ पर अगर देखें एम वेंकैया नायडू 2017 से लेकर 2022 तक। और नंबर 14 पर अगर देखें तो हो जाएंगे हमारे श्री जगदीप धनखड़, जो वर्तमान में हैं। श्री जगदीप धनखड़, यह कब से कब तक, 2022 से अब तक इनका कार्यकाल चल रहा है। तो इस प्रकार 14 जो हमारे उपराष्ट्रपति हुए उन सभी को हमने देखा। अब देखेंगे इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो अब तक के घटना चक्र पूर्वावलोकन की बुक में दिए गए हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में पूछे गए हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। ए संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य। बी संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। सी राज्यसभा के और विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। डी राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। व्याख्या देखते हैं इसकी हम।
संविधान के अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सभी सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। राष्ट्रपति की तरह वहाँ भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति और एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, और उपराष्ट्रपति का भी। अगला है, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं ए जनता द्वारा, बी निर्वाचक मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को निर्वाचित करता है, सी संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, डी राज्यों के विधान मंडलों द्वारा। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर सीधे चुनाव से भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? तो यहाँ भी उसी तरह के, बी राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन से, सी लोकसभा के संसद और विधानसभा के विधायकों से सीधे चुनाव द्वारा, डी लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? नीचे दिए गए कोड से इसका सही उत्तर बताना है हमको। तो देखते हैं, ए लोकसभा के सदस्य, बी राज्यसभा के सदस्य, 3 विधानसभाओं के सदस्य, डी यानी कि 4 विधान परिषदों के सदस्य। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो यहाँ पर विधानसभाओं के सदस्य नहीं होता है और विधान परिषदों के भी सदस्य नहीं होते हैं, यानी कि 1, 2 सही है, तो 1, 2 हमारा मिल जाएगा ए वाले ऑप्शन में। यहाँ पर 3 है, कट जाएगा, 3 यहाँ, 3, 4 यहाँ, तो ये कट जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इन कथनों में से कौन सा से सही है? नंबर 1, राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का भी अप्रत्यक्ष चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। नंबर 2, राज्यों की विधायिकाओं के सदस्यों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखें तो हो जाएगा हमारा ए, क्योंकि यहाँ पर दूसरा वाला गलत होगा, पहला वाला तो बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा होता है, एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा। तो ए वाला सिर्फ सही है, दूसरा जहाँ है तहाँ कट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा के अध्यक्ष। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वह होता है उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी उपरोक्त में से कोई नहीं, ई उपरोक्त में से एक से अधिक। तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो हो जाएगा हमारा बी उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है? ए राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। बी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है। सी उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। डी भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखा जाए कि कौन सा कथन असत्य है, यानी कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, तो यही हमारा असत्य है। और
तो यही इसका हमको सही उत्तर बताना था, क्योंकि यह तो हमारे सही हैं। तो इस प्रकार राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, क्योंकि असत्य पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति। नंबर 1 भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है। नंबर 2 उपराष्ट्रपति के पास पद से संबंध कोई औपचारिक कार्य नहीं है। नंबर 3 राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन कौन करता है, या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। नंबर 4 राष्ट्रपति की पद त्याग या अपस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है कौन, भारत का उपराष्ट्रपति। तो कोड के माध्यम से इसका सही उत्तर बताना है हमको। तो यहाँ पर अगर उपराष्ट्रपति के संबंध में ये देखे जाएं तो हमारा पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में कार्य निर्वहन करेगा, यह भी सही हो जाएगा, और यह भी सही है। तो इस प्रकार यहाँ चारों सही हैं, तो डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, 11 का डी। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। ए राज्य परिषद के, बी लोकसभा के, सी कैबिनेट के, डी मंत्रिपरिषद के। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए राज्य परिषद के। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। ए केवल लोकसभा में, बी संसद के किसी भी सदन में, सी संसद की संयुक्त बैठक में, डी केवल राज्यसभा में। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखें तो हो जाएगा हमारा डी केवल राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है। ए लोकसभा, बी विधानसभा, सी राज्यसभा, डी मंत्रिपरिषद। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखें तो हो जाएगा हमारा सी राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से वह सही युग्म बताइए जिसके दोनों महानुभाव और उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे। देखते हैं 4 ऑप्शनों में से। ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन और जी एस पाठक, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन और वी वी गिरी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पाठक वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, और डॉक्टर एस राधाकृष्णन और वी वी गिरी तो दोनों थे। देख लेते हैं एक बार आगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन और के आर नारायणन। नंबर डी बी डी जत्ती और के आर नारायणन। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर अगर यदि देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन और वी वी गिरी। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। जाकिर हुसैन जामिया मिलिया कॉलेज के प्रिंसिपल एवं शिक्षा शास्त्री थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1949 से 1952 तक SSR USSR में भारत के राजदूत थे। वी वी गिरी 1947 से 1951 तक सीलोन यानी कि श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त के पद पर थे।
KR नारायणन भी चीन में राजदूत थे। 1976 से 78 रहे। इस प्रकार प्रश्नगत विकल्पों में इन चारों विकल्पों का हमने आपको बता दिया कि कौन किस समय क्या था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है। 4 कथन दिए गए हैं, यानी कि 4 नाम दिए गए हैं। मोहम्मद हिदायतुल्लाह, बी फखरुद्दीन अली अहमद, नंबर 3 नीलम संजीव रेड्डी, नंबर 4 शंकर दयाल शर्मा। इन चारों ऑप्शनों में से यदि इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा बी, क्योंकि यहाँ पर फखरुद्दीन अली अहमद और नीलम संजीव रेड्डी 2 होंगे, क्योंकि मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा नहीं है। तो इस प्रकार 16 का मोहम्मद हिदायतुल्लाह हैं। एक बार इसको काटते हैं हम। किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है, तो यहाँ पर मोहम्मद हिदायतुल्लाह होंगे और शंकर दयाल शर्मा हैं। हमने उल्टा कर दिया था, फखरुद्दीन अली नीलम संजीव रेड्डी लगा दिया था, तो वहाँ पर वो राष्ट्रपति के पद पर थे। इस प्रकार हमारा 1 और 4 सही होंगे, यानी कि बी वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है। ए 10वां, बी 11वां, सी 12वां, डी 13वां। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखें तो हो जाएगा हमारा सी 12वां। और कार्यकाल कब तक रहा? 2007 से लेकर 2017 तक इनका कार्यकाल रहा। और कौन सा नंबर? 12वां नंबर था, यानी कि क्रमांक। आगे देखते हैं यहाँ पर हम, और इससे पहले अगर हम देखें यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य जो उपराष्ट्रपति से संबंधित हैं। उपराष्ट्रपति से संबंधित अगर अनुच्छेद देखा जाए कौन कौन से हैं। अनुच्छेद 63 की बात करें तो भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान है। अनुच्छेद 64 में बात करें, अनुच्छेद एक नए पेज पर ले लेते हैं। अनुच्छेद 64 जिसमें उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यह दिया गया है। नंबर 65 में क्या है? नंबर 65 में हो जाएगा उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियां अथवा उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन होता है। अनुच्छेद 66 की बात करें तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अनुच्छेद 67 की बात करें तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल दिया होता है। और नंबर 68 उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्त की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल होता है। 69 अनुच्छेद उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 70 की बात करें तो यहाँ पर हो जाए अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधित विषय। और भारत में उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान अगर देखा जाए तो यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन से क्या क्या जरूरी होता है, तो नंबर 1 पर राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। नंबर 2 उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य या मनोनीत एवं निर्वाचित शामिल होते हैं। इसमें राज्यों के विधानमंडल के सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं। नंबर 4 पर
उपराष्ट्रपति को पद से हटने या हटाने वाला प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, क्योंकि यह उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति होता है। इसलिए उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए यह प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जाता है। तो बढ़ते हैं, अब हम शुरुआत करेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखेंगे यहाँ पर दूसरा प्रश्न। पहला प्रश्न कुछ गड़बड़ है, उसमें मिस्टेक है, तो इसलिए हम सीधे दूसरे प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। दूसरा प्रश्न है हमारा, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता होता है। गलत। वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, तो गलत, यह भी उत्तरदायी है। वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता है, तो वह बर्खास्त मंत्रियों को कर सकता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है, तो यह डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है, यह हमारा कथन सत्य है। अगला है, भारत का प्रधानमंत्री डैश होता है। ए, निर्वाचित, बी, चयनित, सी, मनोनीत, डी, नियुक्त, डी, इनमें से कोई नहीं। तो भारत के प्रधानमंत्री की बात करें तो हो जाएगा हमारा 3 का डी, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। किनके द्वारा? सांसदों के द्वारा इसको चुना जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है। ए, राज्य सरकार का, बी, केंद्रीय सरकार का, सी, राज्य तथा केंद्रीय सरकार दोनों का, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखें तो हो जाएगा हमारा, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है केंद्रीय सरकार का। देखते हैं इसकी व्याख्या को। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान या प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का व्यवहारिक प्रमुख होता है। वस्तुतः यह लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन का नेता होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्व का। ए, लोकसभा का अध्यक्ष के, बी, राज्यसभा के सभापति के, सी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के, डी, प्रधानमंत्री के। इन चारों ऑप्शनों में से यदि इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी, प्रधानमंत्री के। कैबिनेट का तात्पर्य है। ए, शासन के सभी मंत्रीगण, बी, कैबिनेट स्तर के मंत्री, सी, अपने सचिवों के साथ कैबिनेट स्तर के मंत्री, डी, राज्य मंत्रीगण। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर है हमारा बी, कैबिनेट स्तर के मंत्री। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। ए, मंत्री स्तर के सभी मंत्री, बी, केवल कैबिनेट मंत्री, सी, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, डी, कैबिनेट और कैबिनेट राज्य और उप मंत्री। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी, केवल कैबिनेट मंत्री। अगला क्वेश्चन है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह अनुच्छेद 352 में, बी, अनुच्छेद 74 में, सी, अनुच्छेद 356 में, डी, अनुच्छेद 76 में। तो इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए, अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं, विचार करेंगे इन पर हम। नंबर 1 दिया है, कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों विभागों का सृजन किया जाता है। तो पहला तो हमारा बिल्कुल पहले से ही गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा दूसरा वाला होगा, और दो जब सही है तो हमारा केवल बी वाला ही ऑप्शन भी सही होगा। अगला क्वेश्चन, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? ए सांसद, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी नौकरशाही। चारों ऑप्शनों में से यदि वास्तविक शक्ति या कार्यपालिका की बात की जाए तो इनमें से जिसके पास होती है वह हो जाएगा प्रधानमंत्री के पास में वास्तविक शक्तियाँ होती हैं। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है तथा वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती हैं। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अगला दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दो कथन दिए गए हैं और कोट के माध्यम से इसका सही उत्तर बताना है। नंबर 1 है, राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। तो बिल्कुल सही है। नंबर 2 देखते हैं, भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका या कार्यपालक कार्रवाइयाँ प्रधानमंत्री के नाम से कही जाएंगी। तो दूसरा गलत है। भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्रवाइयाँ राष्ट्रपति के नाम से की जाती हैं, इसलिए दूसरा वाला गलत है। तो ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो ये ऑप्शन दिया गया है, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। बी, वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे। सी, वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं। डी, उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है? ए अनुच्छेद 70, बी अनुच्छेद 72, सी अनुच्छेद 74, डी अनुच्छेद 75। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी अनुच्छेद 75। अगला क्वेश्चन, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं ए संसद का सदस्य नहीं, बी लोकसभा का सदस्य, सी राज्यसभा का सदस्य, डी दोनों सदनों का सदस्य। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी लोकसभा का सदस्य। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ए 21 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 30 वर्ष, डी 35 वर्ष। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी 25 वर्ष। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। प्रधानमंत्री को ए लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, बी संसद के द्वारा चुना जाता है, सी
राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। डी, लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा नामित किया जाता है। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री को। अगला क्वेश्चन है, अग्रलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है, भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित है। ए वाला दिया गया है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। गलत हो जाएगा, स्वतंत्र नहीं है। बी, इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श के अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है, तो यह भी गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, सी, अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है, तो यह हमारा बिल्कुल सही है, सी वाला राइट ऑप्शन। चौथा देख लेते हैं, अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने में सीमित शक्तियां रखता है क्योंकि स्वविवेक का प्रयोग की शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित है, तो यह तो बहुत ही गलत हो जाएगा, सी इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है। ए, 1 वर्ष, बी, 6 माह, सी, 3 माह, डी, 1 माह। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी, 6 माह। भारत में वह मंत्री जो संसद के सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। ए, 6 माह बाद, बी, 1 वर्ष बाद, सी, 2 वर्ष बाद, डी, 3 वर्ष बाद। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, 6 माह बाद। अगला क्वेश्चन, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए, संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान, यह तो सही है। नंबर बी, संसद का सर्वप्रमुख कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान करना, तो यही हमारा सही नहीं है, कथन सही नहीं पूछा जा रहा था, तो 22 का बी हो जाएगा, सॉरी यह सही है। जो सही नहीं है आगे देखते हैं, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, तो यह सी वाला राइट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है। ए, मंत्रिमंडल, बी, राष्ट्रपति, सी, लोकसभा, डी, राज्यसभा, ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक, तो भारत का प्रधानमंत्री सी, लोकसभा के प्रति जवाबदेह या उत्तरदायी है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ए, नंबर 1 लोकसभा के प्रति, नंबर 2 एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत, नंबर 3 अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, नंबर 4 अनुच्छेद 74(3) के अनुसार। तो यहाँ पर कोड के माध्यम से इसका सही उत्तर बताना है, तो देखें इसका राइट ऑप्शन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत, यह भी सही है। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, तो यह भी सही है। अनुच्छेद 74(3) के अनुसार, तो यह गलत हो जाएगा, यानी कि 4 जहाँ पर है वह तो ऑप्शन ऐसे ही गलत है और ऊपर के तीनों सही हैं, तो इस प्रकार हमारा बी वाला राइट ऑप्शन निकल कर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। ए, राष्ट्रपति के प्रति, बी, प्रधानमंत्री के प्रति, सी, अध्यक्ष या स्पीकर के प्रति, डी, संसद के प्रति। का राइट ऑप्शन इनमें से
एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं। तो इस प्रकार हम सीधे चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ, किसी ऑप्शन को ना चुनकर। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, अतः निकटतम उत्तर संसद होगा। चूंकि लोकसभा विकल्प में नहीं है, वहाँ पर सांसद दिया गया है, तो इस प्रकार हम इस ऑप्शन का उत्तर नहीं लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है? ए. प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, सी. राज्यसभा के प्रति, डी. लोकसभा के प्रति। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, लोकसभा के प्रति। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। ए. प्रधानमंत्री के प्रति, बी. राष्ट्रपति के प्रति, सी. संसद के प्रति, केवल लोकसभा के प्रति। ये चारों ऑप्शनों में से इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा डी, केवल लोकसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया गया है, संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, तो बिल्कुल यह सही होगा। दूसरा देखते हैं, संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे, तो यह गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कथन और कारण के रूप में। तो देखेंगे यहाँ पर कथन क्या कह रहा है, भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। तो कथन तो हमारा गलत है। लोकसभा, राज्यसभा यानी कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी तो है, लेकिन राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है। तो पहला तो हमारा बिल्कुल गलत है। यहाँ पर इस प्रकार अगर देखा जाए, कारण देख लेते हैं एक बार हम। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं, तो कारण तो हमारा सही है। तो इस प्रकार हमारा ए वाला आंसर गलत हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही, यह भी गलत होगा। कथन सही, यह भी गलत है। तो बचा सिर्फ हमारे पास ऑप्शन डी वाला, कथन गलत है पर कारण सही है। तो यहाँ पर आज हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की, जो उपराष्ट्रपति से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर और 30 मंत्रिपरिषद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि आप सभी लोगों ने पिछली क्लासों को नहीं देखा है, तो वहाँ चैनल पर जाकर आप सभी लोग एक बार इसकी प्लेलिस्ट से इन सभी क्लासों को देख सकते हैं। और साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की जो क्लासेस चल रही हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री की कंप्लीट हो चुकी हैं, उन सभी क्लासेस को एक साथ देखना चाहते हैं तो चैनल पर उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। उन सभी क्लासों को आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।